सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस। और दोस्तों हमने लास्ट क्लास में रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ा था कि दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होता है रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट। अब भाई रेजिडेंट किसको बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट किसको बोलते हैं, ये सारी तमाम बातें दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, तो फिर मैंने एक बात और बोली थी कि जब आप किसी भी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हो तो आपको उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रेजिडेंट एंड द अनदर वन इज कॉल्ड नॉन रेजिडेंट। दोस्तों अगर आप नॉन रेजिडेंट बन जाओगे तो बात आपकी वहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आप रेजिडेंट बन जाते हो तो रेजिडेंट बनने के बाद में उसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। और वो जो फर्दर टू पार्ट्स हैं वो क्या है, एक तो होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट और दोस्तों दूसरा होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक को हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलते हैं, दूसरे को हम लोग नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलते हैं। इसके लिए मैंने कुछ एडिशनल कंडीशंस के बारे में बताई थी और मैंने ये बोला था कि अगर दो में से कोई भी एक एडिशनल कंडीशन आप पूरी कर दोगे तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाओगे। पिछले 10 साल में से 9 साल आपका नॉन रेजिडेंट होना जरूरी है कम से कम। पिछले 10 साल में से अगर आप मिनिमम 9 ईयर्स तक नॉन रेजिडेंट रहे हो, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या थी, पिछले 7 साल में आपका इंडिया में जो रहने वाले डेज हैं वो 729 डेज या उससे कम रहे हो। अगर आप इनमें से किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल कर देते हो तो दोस्तों आप बन जाते हो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर आप दोनों ही कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हो तो फिर आप बन जाओगे ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो ये सारी तमाम बातें दोस्तों मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाई थी, राइट। चलिए जी, अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और वो क्या है यात्रा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 आप लोगों को करवा दिया था और 2 क्वेश्चंस हैं वो मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए थे, तो उन्हें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलो वो क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं ना, फिर आगे वाले पार्ट को पढ़ते हैं। तो वो दोनों क्वेश्चन निकाल लो जो मैंने आपको एज अ होमवर्क करने के लिए दिए थे। ये देखिए, ये हैं वो 2 क्वेश्चन। कौन कौन से 2 क्वेश्चन हैं भाई जो आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करने थे। पहला क्वेश्चन है मिस्टर राम इंडियन सिटीजन, ये लास्ट में दे रखे हैं चैप्टर के लास्ट में। मिस्टर राम इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया ऑन 29 सितंबर 2023। मिस्टर राम कौन है भाई, मिस्टर राम एक इंडियन सिटीजन है। वाओ, मिस्टर जो राम है वो यहाँ पर एक इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया छोड़कर जा रहा है 22/9/2023 को। मतलब वो प्रीवियस ईयर 23-24 में इंडिया छोड़कर जा रहा है। प्रीवियस ईयर जो हमारा 23-24 है उसके अंदर वो इंडिया छोड़कर जा रहा है। और कब छोड़कर जा रहा है, 22/9/2023 को। 22/9/2023 को वो इंडिया छोड़कर जा रहा है पहली बार। और वो किसी कंपनी के ऑफिसर के रूप में काम करेगा इन जर्मनी। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ राम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। तो 22/9/2023 को वो इंडिया छोड़कर जाएगा। अच्छा, जो व्यक्ति इंडियन सिटीजन होता है और वो इंडिया छोड़कर जाता है तो आप जब उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हो, क्योंकि वो 23-24 के अंदर कहाँ था, इंडिया में था, तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर और 22/9/2023 तक वो इंडिया में था। अच्छा, जिस दिन वो इंडिया छोड़कर जाएगा उसको भी हम इंडिया में ही मानेंगे। तो ये जो पीरियड है, ये जो नंबर ऑफ डेज है माय डियर फ्रेंड्स, ये उसके इंडिया में रहने वाले डेज माने जाएंगे। और आप जब रेजिडेंशियल स्टेटस निकालोगे तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पर 2 तरह की बेसिक कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर 2 तरह की बेसिक कंडीशंस होती हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो वो जो दोनों बेसिक कंडीशंस हैं उनमें से अगर आप एक भी पूरी कर देते हो तो आप रेजिडेंट माने जाते हो। लेकिन याद करो दोस्तों, इंडियन सिटीजन जब इंडिया छोड़कर जाता है, कोई भी इंडियन सिटीजन जब इंडिया छोड़कर जाता है तो आप वहाँ पर केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन को ही लगाते हो। जो हमारी सेकंड बेसिक कंडीशन है वो हम यहाँ पर नहीं लगाते हैं दोस्तों।
तो मेरे हिसाब से अगर अपन इसके नंबर ऑफ डेज जोड़ेंगे 1 अप्रैल से 22/9 तक, तो ये किससे कम आने चाहिए? मैं इसको एक बार कैलकुलेटर से ऐड करके भी देख लेता हूँ। कैलकुलेटर से ऐड कर लेता हूँ। देखो ये कैलकुलेटर है मेरे पास। अप्रैल के 30 दिन ले लिए, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, जुलाई के बाद में अगस्त और सितंबर, अगस्त और फिर सितंबर के पूरे 22 दिन। अगर मैं ये सारे नंबर ऑफ डेज जोड़ लूँ, क्योंकि जाने का दिन भी इंडिया में माना जाएगा, तो मेरे यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेज इंडिया में आ रहे हैं वो 175 आ रहे हैं, और वो 182 डेज से कम है। इसका मतलब बेसिक कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब आप कहोगे सर सेकंड वाली लगा लो, 60 डेज वाली लगा लो। नहीं लगानी है मेरे भाई, 120 भी नहीं लगानी है, 60 भी नहीं लगानी है। इंडियन सिटीजन जब इंडिया छोड़कर जाता है तो उसके लिए केवल हम फर्स्ट बेसिक कंडीशन को ही चेक करते हैं। फर्स्ट बेसिक कंडीशन कौन सी वाली? 182 डेज वाली। तो आई थिंक दोस्तों ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। तो ये देखिए दोस्तों, इसका एक बार मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ। एक बार दोबारा से खोलता हूँ उसको। ये देखिए, ये इसका आप आंसर देख सकते हो। ये रहा आंसर। अब जब आपके डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे आंसर को? आपको वहां पर लिखना पड़ेगा कि भाई अंडर सेक्शन 6(1) कोई भी इंडिविजुअल जिसको रेजिडेंट इन इंडिया कहा जाता है, जब वो किसी भी एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, ही हैज़ बीन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, है ना? 182 डेज और मोर से अगर वो ज़्यादा रहा है, या फिर वो जो 60 डेज वाला कंडीशन है, पिछले 4 साल का 365, ये दोनों कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, आप जब इस आंसर को लिखोगे, देखो आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। आप ये मत सोचो कि मुझे एज इट इज़ लैंग्वेज लिखनी है। एज इट इज़ लैंग्वेज कोई भी नहीं लिख सकता। आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, लेकिन जो भी फाइनली मतलब है वही निकल कर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट द पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर मस्ट बी 182 डेज इंस्टेड ऑफ 60 डेज। मिनिमम 182 डेज इंडिया में होना ज़रूरी है। मतलब 60 दिन की जगह 182 दिन वाली कंडीशन आप लगाओगे। ये बात आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली ध्यान में रखनी है, राइट? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 मिस्टर राम इंडियन सिटीजन वॉज इन इंडिया फॉर 175 डेज ओनली, फॉर 175 डेज ओनली, और उसका आपको नंबर ऑफ डेज बताना पड़ेगा। एंड ही लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, तो वो इंडिया छोड़कर जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। सो ही डज नॉट सेटिस्फाई द मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ 182 डेज, सो द स्टेटस ऑफ दैट पर्सन इज कॉल्ड नॉन रेजिडेंट। दोस्तों यहाँ पर जो स्टेटस निकाला जाएगा असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, जो आप स्टेटस निकालोगे वो यहाँ पर क्या रहने वाला है? नॉन रेजिडेंट। तो जो स्टेटस वाली बात है वो यहाँ पर नॉन रेजिडेंट रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट? इसके बाद आ जाओ भाई सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। मिस्टर डे रिजाइडिंग इन यूएस सिंस 1990 विजिट्स इंडिया फॉर 30 डेज एवरी ईयर एंड ही केम बैक टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 22। 1 अप्रैल 2022 को भाई साहब मिस्टर डे इंडिया में आ चुके हैं, और वो भी परमानेंट सेटलमेंट के लिए। व्हाट विल बी द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25? मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? तो दोस्तों प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो हमको जो स्टेटस निकालना है वो 23-24 का निकालना है। अच्छा, ये बंदा इंडियन सिटीज़न है, इंडिया के बाहर रह रहा था ये, और ये इंडिया में परमानेंटली सेटल्ड होने के लिए आया है, परमानेंटली इंडिया में सेटल्ड होने के लिए आया है। तो आप जब यहाँ पर उसका स्टेटस निकालोगे तो आपको बेसिक कंडीशन लगानी पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ पर जब वो
बेसिक कंडीशन लगेगी तो यहाँ दोनों बेसिक कंडीशंस हैं, एक तो 182 वाली है, एक 60 प्लस 365 वाली है। तो जब वो 23-24 में पूरा ही इंडिया में रहा है, अच्छा 23-24 में अगर आप नंबर ऑफ डेज देखोगे तो दोस्तों 23-24 जो हमारा प्रीवियस ईयर है, क्योंकि जो भी हम नंबर ऑफ डेज लेते हैं वो हमें प्रीवियस ईयर के अंदर लेने पड़ते हैं। तो जो भी हम यहाँ पर नंबर ऑफ डेज लेंगे वो हम प्रीवियस ईयर में लेंगे। अच्छा, हमारा जो प्रीवियस ईयर है ना 23-24, उसमें हमारा लीप ईयर आने वाला है, 24 में हमारा लीप ईयर आएगा। तो 23-24 में हमारे जो नंबर ऑफ डेज हैं वो 366 हो जाएंगे, 366 दिन हो जाएंगे, मतलब इट इज़ मोर देन 182। ये जो 366 डेज है ये 182 डेज से ज़्यादा है। इसका मतलब हमने फर्स्ट बेसिक कंडीशन को क्या कर दिया है, सेटिस्फाई। तो हम क्या बन जाएंगे दोस्तों, हम यहाँ पर बन जाते हैं रेजिडेंट। यहाँ पर जो मिस्टर डे है वो रेजिडेंट बन जाता है। अच्छा, अब आप इसको ऑर्डिनरी बोलोगे, नॉट ऑर्डिनरी बोलोगे, इसके लिए आप लगाओगे एडिशनल कंडीशन। अच्छा, एडिशनल कंडीशन अगर एक भी सेटिस्फाई हो जाती है तो आप बन जाते हो नॉन रेजिडेंट। पहली एडिशनल कंडीशन क्या थी कि लास्ट 10 ईयर्स में से 9 साल आपको नॉन रेजिडेंट रहना ज़रूरी है, 9 साल, ठीक है, 9 साल नॉन रेजिडेंट रहना ज़रूरी है। तो ये व्यक्ति अगर देखा जाए तो 23-24 से पहले वाले जो 10 साल हैं उसमें से ज़्यादा 22-23 के अंदर रेजिडेंट हो सकता है, क्योंकि ये पूरे टाइम 22-23 में इंडिया में था, 182 पूरा कर रहा था। लेकिन उससे पहले ये कभी भी इंडिया में रेजिडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये केवल 30 डेज़ के लिए आता था। दोस्तों, जो बंदा केवल 30 डेज़ के लिए आएगा वो कैसे रेजिडेंट बनेगा, बन ही नहीं सकता, बेसिक कंडीशन वो कभी पूरी करेगा ही नहीं। अच्छा, लास्ट 7 ईयर्स का टोटल 730 से कम, मतलब 729 या उससे कम होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो प्रीवियस ईयर 23-24 से पहले वाले अगर हम 7 साल लेते हैं, प्रीवियस ईयर 23-24 से पहले वाले अगर हम 7 साल लेते हैं, जैसे एक तो ले लो जी 22-23 में तो आप ले लो यहाँ पर हमारा कितने दिन लोगे, 22-23 में तो आप ले लो हमारे नंबर ऑफ डेज 365 ले लो। अच्छा, 7 साल का लेना था तो आपने पिछले 7 साल में से एक तो 365 आ गए और 30 × 6 ये कर लो तो 180 प्लस 365, तो आपके तो 545 दिन ही होते हैं भाई, आपके तो यहाँ पर 545 दिन ही होते हैं। 730 से बहुत कम है, 729 से बहुत कम है। तो आपने एडिशनल कंडीशन को फुलफिल किया है, आप बन जाते हो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मतलब आप रेजिडेंट तो हो, प्रीवियस ईयर 23-24 में आप रेजिडेंट तो हो, लेकिन प्रीवियस ईयर 23-24 में आप एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। अच्छा, नॉट ऑर्डिनरी वाला स्टेटस चेक करने के लिए पिछले सालों के स्टेटस देखने पड़ते हैं। हम स्टेटस तो 23-24 का ही निकाल रहे हैं, लेकिन हमको पिछले 10 साल का स्टेटस देखना पड़ता है। हमको पिछले 7 साल के जो रेलिवेंट ईयर है उससे पहले वाले 7 साल के हमको नंबर ऑफ डेज इंडिया में चेक करने पड़ते हैं। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो दोस्तों ये जो मिस्टर डे है, ये जो यहाँ पर मिस्टर डे है, इसको क्या कहा जाएगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आप यहाँ पर मिस्टर डे को क्या बोलोगे, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये बोलकर चलोगे आप। तो इसका भी एक बार आंसर दिखा देता हूँ आपको। देखो लिखने का तरीका, क्योंकि बच्चे ये ज़्यादा पूछते हैं सर हमको एग्जाम में लिखना कैसे है, तो आपको ये लिखना है। देखो, मिस्टर डे रेजिडेंट इन इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। अच्छा, असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब प्रीवियस ईयर 23-24, बिकॉज ही स्टे इन इंडिया मोर देन 182 डेज, मतलब पीरियड इज 366, पूरे साल रहा है। बट एज पर सेक्शन 6(6) अ पर्सन विल बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया if such person has been non-resident in 9 out of 10 previous year। अगर आप पिछले 10 साल में से 9 साल नॉन रेजिडेंट रहे हो, पिछले 10 साल में से अगर 9 साल आप नॉन रेजिडेंट रहे हो, या पिछले जो हमारे 7 साल होते हैं, जो हमारे 7 प्रीवियस ईयर होते हैं, पिछले जो हमारे 7 साल होते हैं, उसमें अगर आप 729 दिन के बराबर या उससे कम रहे हो,
729 डेज के बराबर या उससे कम रहे हो, तो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। हाँ, अगर वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता, अभी तो खैर कर रहा है, अच्छा जब करता है तो नॉट ऑर्डिनरी बनता है। जब वो दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, नहीं करने का मतलब है कि वो 730 दिन या उससे ज़्यादा रहता, या वो पिछले 10 साल में से 2 साल रेजिडेंट बन जाता, अगर 2 साल भी बन जाता तो इसका मतलब फिर वो एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करता, तो हम उसको पता है क्या बोलते, हम उसको बोलते ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन उसने इन एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई किया, वो पिछले 10 साल में से 9 साल इंडिया में नॉन रेजिडेंट रहा, वो पिछले 7 साल में 729 डेज या उससे कम रहा, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। हम उसको रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलेंगे। अच्छा, आपको रीज़न भी देना पड़ेगा कि देखो वो 9 ईयर्स जो है वो नॉन रेजिडेंट रहा है। 30 डेज के हिसाब से देखा जाए पिछले 7 साल का टोटल, तो प्रीवियस ईयर 22-23 में तो 365 और बाकी 6 साल में 30 दिन जोड़ लो तो 545 होता है, तो वो 729 डेज या उससे कम भी रहा है, तो इसका मतलब वो बंदा यहाँ पर क्या बन जाता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता है। वो बंदा यहाँ पर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता है, वो बंदा यहाँ पर क्या बन जाता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाता है, थर्ड अभी मत करना, ठीक है। चलो अब अपन एक बार है ना पहले पढ़ाई कर लेते हैं, जो बाकी बचे हुए नोट्स हैं वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, तो ये सारे नोट्स एक बार पढ़ लेते हैं अपन। तो देखो, मैंने आपको इंडिविजुअल का तो पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस लास्ट क्लास में बता दिया था, आपको ये इलस्ट्रेशंस भी करा दिए थे। एक ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 था, ये भी शायद आपने कर लिया था, नहीं किया है तो कर लो। मिस्टर बी कैनेडियन सिटीज़न है, कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। ये जो मिस्टर बी है ये क्या है दोस्तों, कैनेडियन सिटीज़न है। ओहो, कैनेडियन सिटीज़न कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया में आया है। कब आया है पहली बार, प्रीवियस ईयर 1920 में। ओके, अच्छा 1920, 2021, 21, 22, 22, 23 एंड 23, 24 इसके नंबर ऑफ डेज आपको दिए गए हैं। मतलब ये हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर होते हैं इन सब के हमको नंबर ऑफ डेज यहाँ पर बताए गए हैं कि भाई हम कितने कितने दिन इंडिया में रहे। 19-20 में कितने दिन रहे, 20-21 में कितने दिन रहे, 21-22 में हम कितने दिन रहे, 22-23 और 23-24 में हम कितने दिन रहे। अब हमको क्या करना है दोस्तों, हमको यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। हमको यहाँ पर दोस्तों रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो जब हम 24-25 के लिए अपना रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे तो बताओ असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होगा। सर 24-25 अगर असेसमेंट ईयर है तो हमारा प्रीवियस ईयर हो जाता है 2023-2024, ये हमारा प्रीवियस ईयर हो जाता है। अच्छा 23-24 में हमारे जो नंबर ऑफ डेज हैं वो 70 दिन हैं। अच्छा, हम कहीं भी एक्सेप्शन में फॉल नहीं करते, तो हम जब बेसिक कंडीशन लगाएंगे तो एक तो हम 23-24 में 182 देखेंगे, वो हमारी पूरी नहीं हो रही है। फिर हम क्या करेंगे, 23-24 के अंदर 60 डेज को देखेंगे। अच्छा, जब हम 23-24 में 60 डेज को देखेंगे तो हम इससे पहले वाले 4 साल गिनेंगे, इससे पहले वाले 4 साल मतलब 22-23, 21-22, 20-21 और 19-20। अच्छा, इन 4 साल का टोटल देखा जाएगा, 55 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 150 दिन। क्योंकि हमारे करंट ईयर में तो 60 दिन हो रहे हैं, 70 दिन रुके हैं हम, 60 डेज से ज़्यादा रुके हैं।
लेकिन पिछले 4 साल का टोटल लगाया जाएगा। अच्छा, ये जो पिछले 4 साल का टोटल है ये हमारा 355 दिन आता है, ये हमारा 355 डेज आता है, ये हमारा 355 दिन आता है। तो मुझे बताओ भाई, 355 दिन आ रहा है ये, तो 355 का मतलब 365 तो नहीं हुआ रहा, कम हो गया। इसका मतलब हमने फर्स्ट बेसिक कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं किया मिस्टर बी ने, और भाई साहब जो सेकंड बेसिक कंडीशन है उसको भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं किया गया है। इट मीन्स यहाँ पर मिस्टर बी क्या बन जाता है दोस्तों, यहाँ पर मिस्टर बी क्या बन जाता है, मिस्टर बी यहाँ पर बन जाता है नॉन रेजिडेंट, बिकॉज वो एक भी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो जब एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो मिस्टर बी को क्या माना जाएगा, मिस्टर बी को यहाँ पर नॉन रेजिडेंट माना जाएगा, बिकॉज मिस्टर बी एक भी बेसिक कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आई थिंक ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। तो इंडिविजुअल का स्टेटस निकालना आ गया। अब हम बात करते हैं HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस। देखो HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस कब और कैसे निकलेगा। सबसे पहले HUF के बारे में आप जानते हो। अच्छा, जितने भी पर्सन आपने पढ़े हैं, जितने भी पर्सन आपने पढ़े हैं उन सब का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल का स्टेटस अलग तरीके से, HUF का स्टेटस अलग तरीके से। तो जितने भी लोग आप यहाँ पर पढ़ रहे हो उन सभी का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग तरीके से निकलेगा। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर HUF की बात करता हूँ, देखो HUF कोई एक इंसान नहीं है जो इंडिया में आ गया और चला गया। HUF का फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अच्छा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स, ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों का समूह। समूह का मतलब झुंड, झंड नहीं, झुंड। इट इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो हम जब किसी HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं तो वो जो है ना स्टेटस, वो डिपेंड करता है दोस्तों कंट्रोल और मैनेजमेंट पर। किसी भी HUF का जब आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हो तो वो कंट्रोल और मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। अगर किसी HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट होली और पार्टली इंडिया में है, या तो मतलब पूरा का पूरा इंडिया में है, या दोस्तों अगर पार्टली भी इंडिया में है तो वो HUF रेजिडेंट माना जाता है। अब पार्टली और होली का मतलब तो पूरा कंट्रोल इंडिया में हो गया। अब पार्टली वर्ड इज नॉट डिफाइंड कि भाई 10%, 20%, 30%, 40%, इट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड। तो अगर पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया में है तो भी रेजिडेंट मानेंगे। अगर दोस्तों पूरा ही कंट्रोल इंडिया के बाहर है, पूरा ही कंट्रोल इंडिया के बाहर है, मतलब पूरा कंट्रोल इंडिया में है या थोड़ा सा भी इंडिया में है, चिन्ना सा, चिन्ना सा, इन्ना सा भी अगर इंडिया में है तो आप रेजिडेंट बोल दो। लेकिन अगर किसी HUF का पूरा ही कंट्रोल इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, पूरा ही कंट्रोल अगर इंडिया के बाहर सिचुएटेड है तो फिर वो जो HUF होता है उसको नॉन रेजिडेंट माना जाता है। वो जो HUF होता है उसको नॉन रेजिडेंट माना जाता है। तो HUF जो होता है भाई उसका स्टेटस हमेशा कंट्रोल और मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। अगर कंट्रोल मैनेजमेंट फुल्ली इंडिया में है या पार्टली इंडिया में है तो आप रेजिडेंट बोलो, और अगर दोस्तों किसी भी HUF का पूरा कंट्रोल इंडिया के बाहर है तो आप उस HUF को नॉन रेजिडेंट बोल दो, है ना। तो ये सारी बातें कंट्रोल और मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है, राइट। अब कंट्रोल मैनेजमेंट का भाई साहब मतलब क्या होता है, तो कंट्रोल मैनेजमेंट वर्ड इज नॉट डिफाइंड अंडर द लॉ, लेकिन जो कंट्रोल और मैनेजमेंट वर्ड है उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है लॉ में। देखो कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब सेंट्रल कंट्रोल और मैनेजमेंट पर है, सेंट्रल कंट्रोल और मैनेजमेंट।
मतलब जहां से बिजनेस के की डिसीजंस लिए जाते हैं, जहां पर बिजनेस की पॉलिसीज बनाई जाती है, जहां पर बिजनेस के की डिसीजंस लिए जाते हैं, जहां पर बिजनेस की पॉलिसीज बनाई जाती है, उसे हम कंट्रोल और मैनेजमेंट की जगह बोलते हैं। जहां से आप डेली बिजनेस की एक्टिविटीज को कैरीड आउट कर रहे हो, रूटीन एक्टिविटीज कैरीड आउट कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। देखो, जहां से आप अपने बिजनेस का नॉर्मल काम चला रहे हो, वो कंट्रोल मैनेजमेंट की जगह नहीं होती है। कंट्रोल मैनेजमेंट की जगह वो मानी जाती है जहां पर उस HUF का सेंट्रल कंट्रोल है, जहां से पॉलिसी बनाई जा रही है, जहां से बिजनेस के की डिसीजंस लिए जा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। उसे हम लोग दोस्तों कंट्रोल और मैनेजमेंट का जो है ना गढ़ माना जाता है, वहां से देखा जाता है। अच्छा, आपको ये सब चीजें कभी नहीं देखनी पड़ेगी। आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कंट्रोल मैनेजमेंट कहां पर है, ये बात क्वेश्चन वाला आपको खुद से बोलकर चलेगा। तो अगर ये बातें क्वेश्चन में आपको पहले से बताई हुई होंगी, उसके बेस पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, राइट। तो कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब होता है जहां पर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस इज सेड टू बी सिचुएटेड एट अ प्लेस वेयर द हेड एंड ब्रेन ऑफ द एडवेंचर इज सिचुएटेड। मतलब जहां से आप जो मेन डिसीजंस हैं, जो पॉलिसी है, जो उस बिजनेस के लिए की डिसीजन है, वो जहां से ले रहे हो, ठीक है। और देखो नीचे एक कोर्ट का जजमेंट है, उसमें कहा भी गया है कि द प्लेस ऑफ कंट्रोल मे बी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल प्लेस ऑफ रनिंग द बिजनेस, समटाइम्स इवन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द असेसी। जैसे सपोज करो कोई HUF है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसका ऑफिस जयपुर राजस्थान में रजिस्टर्ड है, पर जरूरी नहीं है दोस्तों कि कंट्रोल मैनेजमेंट भी जयपुर राजस्थान में ही हो। इट मे बी पॉसिबल कि आपका जो ऑफिस है वो किसी और जगह पर रजिस्टर्ड है और उसका जो कंट्रोल मैनेजमेंट है वो कहीं और जगह से हो रहा है। तो ये हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है। इट्स नॉट नेसेसरी, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है भाई कि जहाँ पर आपका नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है वहीं से कंट्रोल हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कंट्रोल और मैनेजमेंट डू इम्प्लाई द फंक्शनिंग ऑफ कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग पावर एट अ पर्टिकुलर प्लेस विथ सम डिग्री ऑफ परमानेंस। तो ये सब इस बात पर डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड, इस बात पे डिपेंड करता है। तो आई थिंक आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आप मेरी बात को बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। एवरीथिंग इज टोटली क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, है ना। समझ में आया या नहीं आया, मुझे इस बात का जवाब चाहिए आपसे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा ही इंडिया के बाहर है, अच्छा किसी HUF का कंट्रोल मैनेजमेंट अगर पूरा ही इंडिया के बाहर है, जब तो वो HUF बन जाता है नॉन रेजिडेंट। क्या बन जाता है? नॉन रेजिडेंट। इसको यूं समझ लो भाई, ये HUF हो गया, इसका जब स्टेटस निकालेंगे तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक तो रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट। शायद आई थिंक इसका चार्ट नीचे बना हुआ भी है, ये देखो आपको दिखा भी देता हूँ, चार्ट बना हुआ है इसमें, ये रहा। फिर हम चाहे तो इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ये अगर आप देखेंगे ना तो ये HUF का कंट्रोल मैनेजमेंट का चार्ट है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, मतलब HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है दोस्तों। अगर किसी HUF का कंट्रोल मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा कहां पर है, होली और पार्टली। होली और पार्टली, पार्टली इज नॉट डिफाइंड, इट मे बी 1%, इट मे बी 2%, इट मे बी 10%, इट मे बी 40%। अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा का पूरा इंडिया में है या इन्ना सा भी इंडिया में है, चिन्ना सा भी इंडिया में है, अगर जवाब यस में आता है दोस्तों, अगर जवाब यस में आता है, अगर जवाब यस में आता है तो इसका मतलब मैटर हो जाता है यहां पर रेजिडेंट का, हम उस HUF को रेजिडेंट बोल सकते हैं। और अगर हमारा जवाब नो में आ जाता है
दोस्तों अगर हमारा जवाब नो में आ जाता है तो हम उस HUF को क्या बोलेंगे? हम उस HUF को नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। अच्छा, अगर HUF रेजिडेंट बन जाता है, अगर दोस्तों HUF क्या बन जाता है? रेजिडेंट, तो फिर रेजिडेंट बनने के बाद या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। ठीक है, तो HUF का रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बनना तो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका कंट्रोल मैनेजमेंट कहां पर है। अगर वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा तो दोस्तों बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर HUF क्या बन जाता है? रेजिडेंट बन जाता है, तो हमें उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और उन दो पार्ट्स का नाम है ऑर्डिनरी रेजिडेंट या हम बोलेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब HUF ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है भाई, इसके लिए हमको लगानी पड़ेंगी एडिशनल कंडीशंस। इसके लिए दोस्तों हमें यहां पर एडिशनल कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। क्या लगानी पड़ेंगी? एडिशनल कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। हमें एडिशनल कंडीशंस पर जाना पड़ेगा। अच्छा, आपको एडिशनल कंडीशन याद है? और ये जो एडिशनल कंडीशन है ये आप पहले भी पढ़े हो, वही एडिशनल कंडीशन है। ये जो एडिशनल कंडीशन है ये वही है। अच्छा, ये एडिशनल कंडीशन आप किसके लिए देखोगे? कर्ता के लिए देखोगे। किसके लिए देखोगे? कर्ता के लिए। कर्ता कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली। कर्ता कौन होता है भाई? हेड ऑफ द फैमिली। देखो, मैं यहां पर स्टेटस कर्ता का नहीं निकाल रहा, मैं यहां पर जो स्टेटस निकाल रहा हूं वो HUF का निकाल रहा हूं। जैसे सपोज करो मेरा प्रीवियस ईयर है, मेरा जो प्रीवियस ईयर है मेरे भाई, एक मिनट इसको बंद करके चालू कर लेते हैं। मान लो जी मेरा जो प्रीवियस ईयर है वो 2023-24 है। तो 2023-24 में जब हम HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं, तो जब हम HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे प्रीवियस ईयर 23-24 में, तो हमें HUF का जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो देखना पड़ेगा। हमें HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा का पूरा इंडिया में है तो वो HUF बन जाएगा रेजिडेंट, और अगर कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा ही इंडिया के बाहर है तो HUF बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट बनने के बाद बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर HUF रेजिडेंट बन जाता है, अगर HUF क्या बन जाता है? रेजिडेंट, तो अब हमको फर्दर इस बात पर आना पड़ेगा कि भाई वो ऑर्डिनरी है या वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। HUF ऑर्डिनरी है या HUF नॉट ऑर्डिनरी है, इसके लिए दोस्तों हमें एडिशनल कंडीशन देखनी पड़ेंगी। इसके लिए हमें क्या देखनी पड़ेंगी? एडिशनल कंडीशंस। और ये एडिशनल कंडीशन हम देखेंगे कर्ता के लिए। किसके लिए देखेंगे? कर्ता के लिए। तो आप ये मत सोचना कि मैं कहीं कर्ता का स्टेटस निकाल रहा हूं। कर्ता का मतलब होता है हेड ऑफ द फैमिली। कर्ता का मतलब है हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन जब मैं ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी पर जाता हूं तो मुझे कर्ता को बीच में लेकर आना पड़ता है। तो दोस्तों मैं स्टेटस तो HUF का ही निकाल रहा हूं, लेकिन ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी को देखने के लिए मुझे कर्ता को बेस बनाना पड़ेगा। अच्छा, कर्ता का मतलब है हेड ऑफ द फैमिली। अच्छा, ये जो हेड ऑफ द फैमिली है, क्या दोस्तों इसने खुद का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला होगा? बिल्कुल निकाला होगा। ये जो हेड है भाई ये इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल अपना स्टेटस क्यों नहीं निकालेगा? आपने सीखा है। तो अगर इस HUF का कर्ता, दोस्तों अगर इस HUF का कर्ता इंडिविजुअल वाली दोनों एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल कर दे, दोनों एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल कर दे। अब ये एडिशनल कंडीशन उल्टे तरीके से बोली गई है। देखो, पहली एडिशनल कंडीशन क्या लिखी गई है
कि कर्ता पिछले 10 साल में से 2 साल इंडिया में रेजिडेंट रहा हो, है ना। पिछले 10 साल में से मिनिमम 2 साल कर्ता इंडिया में क्या रहा हो, रेजिडेंट रहा हो। पिछले 10 साल में से मिनिमम 2 साल वो कर्ता इंडिया में रेजिडेंट रहा हो। अब कर्ता 10 साल में रेजिडेंट था या नहीं था, इसके लिए हमें कर्ता के पिछले 10 साल का स्टेटस चेक करना पड़ेगा। अगर वो मिनिमम 2 साल इंडिया में क्या रहा है, कर्ता रेजिडेंट रहा है, तो इसका मतलब हमारी पहली एडिशनल कंडीशन यहां पर फुलफिल हो गई। प्लस दूसरी एडिशनल कंडीशन ये है कि पिछले 7 साल का जो टोटल है, लास्ट 7 ईयर्स का, वो 730 डेज और मोर होना चाहिए। पिछले 7 साल का जो टोटल है, जो हमारे प्रीसीडिंग 7 ईयर्स हैं भाई, उसका जो टोटल है ना, वो कम से कम 730 दिन या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हमारी दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाती है तो कर्ता को तो ऑर्डिनरी बोलेंगे, लेकिन इस एचयूएफ का स्टेटस क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी। इस एचयूएफ का स्टेटस भी ऑर्डिनरी हो जाएगा। और अगर कर्ता ने दोनों ही एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया तो इस एचयूएफ का स्टेटस दोस्तों नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। अब जब हम वहां इंडिविजुअल में पढ़ रहे थे तो इसी चीज को लॉ ने उल्टे तरीके से पढ़ाया कि भाई कोई भी इंडिविजुअल नॉट ऑर्डिनरी तब होता है जब वो एडिशनल कंडीशन में से किसी भी एक को सेटिस्फाई कर देता है। क्या थी वो एक, कि भाई पिछले 7 साल में 729 डेज या उससे कम रहा हो, पिछले 10 साल में 9 साल नॉन रेजिडेंट रहा हो, तो बोले नॉन रेजिडेंट बन जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। और अगर वो दोनों को ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो 730 दिन या उससे ज़्यादा रहा है, या पिछले 10 में से 2 साल वो रेजिडेंट रह गया, तो इसका मतलब फिर वो क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो वही चीज़ है, उसको प्रेजेंट अलग तरीके से किया है ना। तो दोस्तों जब आप एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हो तो आपको सीधे बढ़ते ही कर्ता पे नहीं जाना है। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, दोस्तों सबसे पहले आपको रेलिवेंट प्रीवियस ईयर पर जाना पड़ेगा, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर पर, और आपको उस एचयूएफ का जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है उसको बेस बनाना पड़ेगा। उस एचयूएफ का जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है मेरे भाई, उसको आपको बेस बनाना पड़ेगा। अगर पूरा का पूरा कंट्रोल या थोड़ा सा भी इंडिया में है तो एचयूएफ को आप रेजिडेंट कहोगे, और अगर पूरा ही कंट्रोल इंडिया के बाहर है, अगर किसी एचयूएफ का पूरा ही कंट्रोल इंडिया के बाहर है, तो फिर दोस्तों वो एचयूएफ नॉन रेजिडेंट बन जाता है। अच्छा, अगर रेजिडेंट हो तो फिर 2 बातें देखनी पड़ेगी, नॉट ऑर्डिनरी या ऑर्डिनरी। इसके लिए आपको कर्ता को बेस बनाना है। अब कर्ता रेलिवेंट ईयर में रेजिडेंट था, नॉन रेजिडेंट था, उससे मतलब नहीं है, वो कुछ भी हो। कई बच्चे कहते हैं सर कर्ता अगर मान लो रेलिवेंट ईयर में नॉन रेजिडेंट हुआ तो फिर हम एडिशनल क्यों देखेंगे। अरे मैं कर्ता का स्टेटस थोड़ी निकाल रहा हूं, मैं तो स्टेटस एचयूएफ का निकाल रहा हूं। इसके लिए मुझे बेस कर्ता को बनाना पड़ेगा जब मैं एडिशनल कंडीशन चेक करूंगा। और एडिशनल कंडीशन में रेलिवेंट ईयर में चेक करूंगा ही नहीं, मैं तो पिछले 10 साल में चेक करूंगा या मैं पिछले 7 साल में चेक करूंगा। तो अगर पिछले 10 साल में मिनिमम 2 साल वो इंडिया में रेजिडेंट है, पिछले 7 साल में 730 डेज या उससे ज़्यादा वो इंडिया में रहा है, तो इसका मतलब मेरे भाई कर्ता यहाँ पर, कर्ता नहीं, जो एचयूएफ है वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। और अगर कर्ता दोनों में से एक भी बात पूरी नहीं करता है तो इसका मतलब एचयूएफ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। आप इसको उल्टा बोल लो कि कर्ता पिछले 10 में से 9 साल नॉन रेजिडेंट रहा, कर्ता पिछले 7 साल में 729 दिन या उससे कम रहा, तो बोले वो नॉट ऑर्डिनरी हो गया। वही बात है, तो वो नॉट ऑर्डिनरी है तो फिर एचयूएफ भी नॉट ऑर्डिनरी है। तो यहां पर हम क्या करते हैं भाई, केवल एडिशनल कंडीशन को चेक करने के लिए यहां पर हम क्या करते हैं दोस्तों, कि जो केवल एडिशनल कंडीशन होती है उसको चेक करने के लिए हम ये सारे काम करते हैं। केवल एडिशनल जो कंडीशन है उसको चेक करने के लिए हमको ये सारे काम करने पड़ते हैं। हमको पिछले 7 साल का स्टेटस देखना पड़ता है,
हमको पिछले 10 साल में से देखना पड़ता है कि भाई क्या सिचुएशन है, राइट। अब अगर आप चाहते हैं तो हम इसका एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं, उससे भी चीज़ें बहुत जल्दी से आपको समझ में आएगी। ये देखो, ये एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, दैट इज़ वेरी गुड इलस्ट्रेशन। द बिजनेस ऑफ HUF, देखो क्या लिखा हुआ है, द बिजनेस ऑफ HUF इज ट्रांजेक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों मैं जब आपको स्टेटस चैप्टर पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा के कर लो, आपसे क्वेश्चन होने वाले हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जब किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो भाई उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। बिजनेस ऑफ HUF इज ट्रांजेक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। बिजनेस जो है ना किसी HUF का, वो ट्रांजिट हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। एंड द ऑल पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन देयर, सारे पॉलिसी डिसीजन वहीं ऑस्ट्रेलिया से लिए जाते हैं। मिस्टर ई जो करता है HUF का, हु वॉज बॉर्न इन कोलकाता, करता कलकत्ता का है, विजिट इंडिया में आता है, पिछले 15 साल से आ रहा है, 15 साल के बाद आया है। ही कम्स टू इंडिया, यहाँ पर मिस्टर ई जब इंडिया में आया तो कब आया, पहली बार 15 साल के बाद आया, बहुत लंबे पीरियड के बाद, कि यार बहुत चेंज हो गया इंडिया, है ना। कब आया इंडिया में, 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल 2023 को आया। एंड लीव्स फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑन 1 दिसंबर 2023, मतलब 1/4/23 को इंडिया में आया और 1 दिसंबर 2023 को वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया। आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है मिस्टर ई का भी और HUF का भी, मतलब मिस्टर ई का भी स्टेटस निकालो और जो HUF है उसका भी स्टेटस निकालो फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 2023-2024, प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए आपको देखना पड़ेगा। तो अगर मैं पहले मिस्टर ई का ही निकाल लेता हूं, क्योंकि मिस्टर ई तो कौन है भाई, इंडिविजुअल है, तो सबसे पहले मैं मिस्टर ई का ही रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल लेता हूं। अब जब मैं 23-24 में स्टेटस निकालूंगा तो देखो अप्रैल में आया है, अप्रैल की अगर मैं नंबर ऑफ डेज काउंट करूं तो अप्रैल का 30 दिन, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना, सितंबर, उसके बाद में अक्टूबर, उसके बाद में नवंबर और 1 दिन दिसंबर का, तो आपके 245 दिन जुड़ते हैं, 245 डेज। तो 23-24 के अंदर मिस्टर ई इंडिया में 245 दिन रहा है। अच्छा, इंडिया में आया है तो भाई पहली बात तो देखो बेसिक कंडीशन फर्स्ट वाली लगाएंगे। अच्छा, फर्स्ट वाली हमारी बेसिक कंडीशन है 182 डेज, वो फुलफिल हो रही है, तो मिस्टर ई का जो स्टेटस है वो यहाँ पर बनने वाला है रेजिडेंट। क्या बनने वाला है, रेजिडेंट। अब अगर मैं मिस्टर ई का स्टेटस रेजिडेंट निकालता हूँ एज एन इंडिविजुअल, तो मुझे ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी भी देखना पड़ेगा। ये सब आपको ऐसे लिखना है जो अभी मैंने आपको लिखा हुआ दिखाया। अच्छा, ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है, इसके लिए क्या लगाते हैं भाई, इसके लिए सर हम लगाते हैं एडिशनल कंडीशंस। क्या लगाते हैं दोस्तों, क्या लगाते हैं, जल्दी से बताओ, एडिशनल कंडीशंस लगाते हैं। अच्छा, एडिशनल कंडीशन अगर मान लो 10 में से आप 9 साल नॉन रेजिडेंट रहे हो, अरे पूरे ही नॉन रेजिडेंट रहे हैं यार, 10 के 10 रहे हैं, 7 साल में 730 दिन बिल्कुल नहीं हो रहे, तो इसका मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया। मिस्टर ई क्या हो गया, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अच्छा, मैं इसको अगर ऐसे बोलूं कि पिछले 10 में से 2 साल इंडिया में रेजिडेंट थे, क्या, नहीं था। पिछले 7 साल का टोटल 730 दिन था, क्या, बोले नहीं था। तो जब एडिशनल कंडीशन बोले पूरी नहीं हुई तो भी नॉट ऑर्डिनरी हो, तो कैसे भी कर लो वो बात एक ही है। यहां पर दोस्तों मिस्टर ई का जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे तो वो क्या निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये देखिए इसका आंसर यहां पर लिखा हुआ है, आपको देखो आंसर भी देना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, मैं आंसर लिखना भी बता रहा हूं। आपको ये लिखना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24
मिस्टर ई हैज स्टे इन इंडिया फॉर 245 डेज। अब ये आपको काउंटिंग बतानी पड़ेगी, ये नंबर आपको जोड़कर बताने पड़ेंगे। इफ इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ 3 to 4 मार्क्स डेस्क्रिप्टिव, तो आपको कहना पड़ेगा बिकॉज ही इज़ अ रेजिडेंट, बिकॉज कंडीशन हैव बीन फुलफिल्ड बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसके लिए आपको जो भी एडिशनल कंडीशन है वो आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी। अगर HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं तो HUF का जब आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकालोगे भाई, प्रीवियस ईयर 2023-2024 के लिए, प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए जब हम HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे तो वो कंट्रोल और मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। वो किस पर डिपेंड करता है? कंट्रोल और मैनेजमेंट पर। अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है थोड़ा सा भी तो रेजिडेंट, और सारा ही अगर इंडिया के बाहर है तो नॉन रेजिडेंट। तो यहाँ पर कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा ही कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया के बाहर है। तो जब सारा ही कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है भाई, तो इस HUF का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो यहाँ पर नॉन रेजिडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉन रेजिडेंट। अच्छा, जब HUF का स्टेटस ही नॉन रेजिडेंट है तो हमको ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी देखना ही नहीं है। ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी पर तो हम तब जाते हैं भाई जब HUF का स्टेटस रेजिडेंट हो, ठीक है, और तब फिर हमको कर्ता के एडिशनल कंडीशन भी लगानी पड़ती है, तो वो भी नहीं लगानी पड़ेगी। यहाँ पर HUF का जो एक तरह से आप स्टेटस बोलोगे वो नॉन रेजिडेंट निकल कर आएगा। तो जब वो नॉन रेजिडेंट निकल कर आएगा दोस्तों, तो बात वहीं पर फिनिश हो जाती है, बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, इसका ये आंसर बी है। इसको भी आप एक बार देख लो। इसमें आपको लिखना पड़ेगा बिजनेस ऑफ HUF इज़ ट्रांजेक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पॉलिसी और डिसीजंस आर टेकन देयर फ्रॉम। आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है। So it is assumed that the full control is in Australia and control management is wholly outside India. So HUF is non-resident. दोस्तों यहाँ पर HUF क्या बन जाएगा? non-resident बन जाएगा for the previous year 23-24, प्रीवियस ईयर 2023-2024 के लिए HUF का जो स्टेटस है वो नॉन रेजिडेंट निकल कर आएगा, नॉन रेजिडेंट, है ना। हाँ, अगर कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में होता, हम चाहें तो एक नीचे लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि अगर कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में होता, इवन पार्शली होता, तो हम HUF को क्या बोलते? अगर पार्शली भी होता, थोड़ा सा भी होता, तो हम HUF को रेजिडेंट बोलते। और अच्छा, जैसे ही हम रेजिडेंट बोलते तो रेजिडेंट बोलने के बाद उसका हमको स्टेटस देखना पड़ता है कि भाई ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी है। तो कर्ता का जब हम ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी देखते तो हम एडिशनल कंडीशन लगाते। अच्छा, एडिशनल कंडीशन आप जब देखोगे तो वो पहली बार इंडिया में आया, तो पिछले 7 साल का टोटल नहीं बैठेगा उसका, है ना। तो फिर यहाँ पर HUF का स्टेटस पता है क्या माना जाता? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या माना जाता? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाता। दोस्तों यहाँ पर फिर HUF का जो स्टेटस है वो नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट माना जाता। तो आई थिंक दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और HUF का क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया है, हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बाकी लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस भी सीख लेते हैं। अच्छा, बाकी लोगों में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगर दोस्तों आपको इंडिविजुअल और HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना आता है तो बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ फर्म की, मैं बात करता हूँ AOP की, मैं बात करता हूँ BOI की। फर्म है AOP का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI का फुल फॉर्म है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इन सब का भी हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है। ये जो बाकी लोग होते हैं इनका भी हमको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है।
अच्छा, इन सब का रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत सिंपल है। कंपनी के अलावा जितने भी लोग बचे, अगर इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा का पूरा इंडिया में है, होली या पार्टली, सेम एचयूएफ की जैसे है, पूरा का पूरा अगर इंडिया में है या थोड़ा सा भी इंडिया में है, थोड़ा सा भी इंडिया में है, तो आप इनको बोलोगे रेजिडेंट। अगर कंट्रोल मैनेजमेंट फुल्ली इंडिया में है या पार्टली इंडिया में है तो आप रेजिडेंट बोलोगे। और दोस्तों, इन सब का कंट्रोल मैनेजमेंट अगर पूरा का पूरा होली आउटसाइड इंडिया है, पूरा ही इंडिया के बाहर है, तो इनका स्टेटस हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों? नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अच्छा, एक बात और बता दूं, एक बात आपको और बता दूं, ये जितने भी लोग हैं भाई, इनका स्टेटस या तो रेजिडेंट होता है या दोस्तों इनका स्टेटस नॉन रेजिडेंट होता है। या तो रेजिडेंट होता है या नॉन रेजिडेंट होता है। मतलब इनके लिए ऑर्डिनरी वाला स्टेटस आप चेक नहीं करोगे। ऑर्डिनरीली वाला स्टेटस इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ही देखा जाता है, बाकी लोगों के लिए नहीं देखा जाता है। फर्म है, एओपी है, बीओआई है, उनके लिए हम नहीं देखते हैं। उनके लिए तो बस एक ही बात है, वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, बस बात खत्म है ना। सो द स्टेटस ऑफ पार्टनर मेंबर इज इममटीरियल। भाई ये जो एओपी बीओआई है, इनके मेंबर, इनके पार्टनर्स का स्टेटस क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उससे हमें कोई मतलब नहीं है भाई, कोई मतलब नहीं है। आपको केवल फर्म एओपी बीओआई का स्टेटस देखना पड़ेगा और वो डिपेंड करेगा दोस्तों कंट्रोल और मैनेजमेंट पर। और देखो कितना सिंपल है, ऑर्डिनरी वाला देखते ही नहीं है। ऑर्डिनरी वाला स्टेटस केवल दो ही लोगों का देखा जाता है, या तो इंडिविजुअल या एचयूएफ। बाकी लोगों के तो दो ही स्टेटस हैं भाई, या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। बात समझ में आई या नहीं आई? चलो अब हम बात करते हैं कंपनी की। कंपनी से पहले वो और ले लो, एक लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल पर्सन। इसका भी वही सेम है, इनका भी वही सेम है। अगर कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा का पूरा इंडिया में है या थोड़ा सा भी इंडिया में है तो रेजिडेंट, और अगर पूरा ही कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है तो नॉन रेजिडेंट। तो सब कुछ सेम है भाई। फर्म ले लो, एओपी ले लो, बीओआई ले लो, लोकल अथॉरिटी ले लो, आर्टिफिशियल पर्सन ले लो, इन सब का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। अच्छा, ऑर्डिनरी स्टेटस इनका मत देखना। तो अब जो बचा है वो किसका बचा है भाई? अब जो बचा है वो कंपनी का बचा है। कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलेगा, केवल वो हमें यहां पर समझना है, कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस। तो दोस्तों, अगर आप कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना चाहते हो तो इट इज़ वेरी सिंपल। कंपनी का स्टेटस निकालना बहुत ही आसान है। कंपनी का स्टेटस रेजिडेंट माना जाता है। कंपनी का स्टेटस क्या माना जाता है? रेजिडेंट। अगर वो एक इंडियन कंपनी है, अगर कोई कंपनी इंडियन है। अच्छा, कोई भी कंपनी को आप इंडियन कब बोलते हो बताओ जल्दी से। आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा कि कोई भी कंपनी इंडियन कब मानी जाती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी कंपनी इंडियन तब होती है जब उसका इनकॉर्पोरेशन, दोस्तों जब उसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के कंपनीज एक्ट के अंदर हुआ हो। अगर इनकॉर्पोरेशन कंपनी के इंडियन कंपनीज एक्ट में नहीं हुआ है तो आप उसको इंडियन कंपनी नहीं बोल सकते। तो कोई भी कंपनी इंडियन कंपनी कब होती है? जब उसका जन्म, जब उसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के कंपनीज एक्ट के अंदर हुआ हो तो वो इंडियन कंपनी है। अच्छा, जो कंपनी इंडियन होती है वो ऑलवेज क्या होती है? रेजिडेंट। आपको कुछ भी नहीं देखना है ना। लेकिन जो इंडियन कंपनी नहीं है, मतलब फॉरेन कंपनी, यूँ समझ लो जैसे ये कंपनी हो गई, तो कंपनी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक मैंने लिखा इंडियन कंपनी और एक मैंने लिखा फॉरेन कंपनी। तो जो इंडियन कंपनी है वो तो हमेशा ही रेजिडेंट होती है, सोचना ही नहीं है, ऑलवेज रेजिडेंट। लेकिन जो फॉरेन कंपनी होती है उसको हमको दो पार्ट्स में बांटना पड़ता है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। फॉरेन कंपनी को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है कि वेदर फॉरेन कंपनी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अच्छा, इंडियन कंपनी वो है जिसका जन्म इंडिया के कंपनीज एक्ट में हुआ है, और जब
जन्म इंडिया के बाहर के कंपनीज एक्ट में होता है तो उसको हम फॉरेन कंपनी बोलते हैं। तो फॉरेन कंपनी का स्टेटस आपको केवल निकालना पड़ता है, इंडियन कंपनी का तो निकालने की बात ही नहीं है भाई। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं देखना है। जैसे इंडियन कंपनी का नाम आवे तुरंत उसको रेजिडेंट मान लो भाई, तुरंत उसको रेजिडेंट मान लो, सोचने की बात ही नहीं है। लेकिन इफ इट इज अ मैटर ऑफ फॉरेन कंपनी तो आपको स्टेटस निकालना पड़ेगा, तो आपको स्टेटस निकालना पड़ेगा कि वेदर वो रेजिडेंट है या वो नॉन रेजिडेंट है। अगर फॉरेन कंपनी वाली बात है तो आपको स्टेटस निकालना पड़ेगा कि भाई वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। इसके लिए आपको देखना पड़ता है पोयम, 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 पोयम देखना पड़ता है। अच्छा, इस पोयम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पोयम का फुल फॉर्म होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ओहो, ये क्या होता है? पोयम मतलब ये वो नहीं है बाबा बाबा ब्लैक शिप, वो वाली पोयम नहीं है ये दोस्तों। यहां पोयम का मतलब है, फुल फॉर्म है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर किसी विदेशी कंपनी का, अगर किसी फॉरेन कंपनी का पोयम इंडिया में है तो वो फॉरेन कंपनी बन जाएगी रेजिडेंट। अच्छा, यहां पर पार्टली फुल्ली का कोई मतलब ही नहीं है। लॉ में लिखा हुआ है कि अगर पोयम इंडिया में है तो रेजिडेंट, और अगर पोयम इंडिया के बाहर है दोस्तों, अगर पोयम इंडिया के बाहर है तो फिर आप उस विदेशी कंपनी को नॉन रेजिडेंट बोलोगे। तो पोयम पर आ जाती है सारी बात। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये पोयम का मतलब क्या होता है? सर पोयम का मतलब क्या है? तो दोस्तों पोयम का मतलब समझाता हूं एज पर लॉ। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है, पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट टू मीन अ प्लेस वेयर key management and commercial decisions are necessary for the conduct of business of an entity as a whole or in substance। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है भाई वो प्लेस, वो जगह जहां से बिजनेस के की डिसीजंस लिए जाते हैं, जहां से व्यवसाय के की मैनेजमेंट डिसीजन लिए जाते हैं। मतलब आप बिजनेस कहां से चला रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां से बिजनेस का, व्यवसाय का की मैनेजमेंट डिसीजन लिया जाएगा वो पोयम माना जाएगा दोस्तों, उसे हम लोग पोयम बोलेंगे। तो जहां मतलब देखो इंडियन कंपनी है ना, देखो अगर इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा रेजिडेंट होती है। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट। लेकिन अगर हम बात करते हैं विदेशी कंपनी की, फॉरेन कंपनी की, तो हमें फॉरेन कंपनी के लिए पोयम देखना पड़ता है। अगर पोयम इंडिया में है तो रेजिडेंट बोलो, अगर पोयम इंडिया के बाहर है तो नॉन रेजिडेंट बोलो। देखो यही बात आपको फ्लो चार्ट से समझाइए। खैर आपको ये सब नहीं देखना, आपके तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा भाई पोयम इंडिया में है या नहीं है। अगर है तो रेजिडेंट, नहीं है तो नॉन रेजिडेंट। और ये बात केवल विदेशी कंपनी के लिए देखनी है, इंडियन कंपनी के लिए मत देख लेना। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट। ये देखो पहला तो ये क्वेश्चन है कि वेदर आप इंडियन कंपनी हो, उसने बोला यस तो इंडियन कंपनी हमेशा क्या होती है? रेजिडेंट। उसने बोला नहीं मैं इंडियन कंपनी नहीं हूं, इसका मतलब विदेशी कंपनी है, नो में जवाब आया। तो अगला क्वेश्चन पूछा क्या आपका पोयम इंडिया में है रेलिवेंट ईयर में, आपने बोला यस, तो भी कंपनी क्या बन जाती है? रेजिडेंट। आपने कहा जी हमारा तो पोयम इंडिया के बाहर है, तो विदेशी कंपनी का पोयम अगर इंडिया के बाहर होगा तो वो कंपनी क्या मानी जाएगी? नॉन रेजिडेंट। बाकी जो ज़्यादा खतरनाक प्रोविजन है भाई वो फाइनल लेवल पर आते हैं, अभी आप लोगों के लिए नहीं आते हैं। बोलो जी बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत जोर से, हाँ सर बात बहुत जोर से समझ में आई। ये है। तो दोस्तों आज मैंने आपको पूरा स्टेटस सब पर्सन का निकाल के बता दिया। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को एक टेबल बनवाऊंगा और उस टेबल के अंदर मैं बताऊंगा कि जब आप ऑर्डिनरी बनते हो तो कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है, जब आप नॉट ऑर्डिनरी बनते हो तो कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है, और जब दोस्तों आप नॉन रेजिडेंट बन जाते हो तो कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है। उसकी एक टेबल बनवाऊंगा, उसमें आपको 4 पॉइंट नोट करवाऊंगा, और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों
उस टेबल को करने के बाद, उस टेबल को समझने के बाद हर क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, राइट। उसको मैं आपको सेक्शन 5 में पढ़ाऊंगा। रेजिडेंशियल स्टेटस हमने अभी सेक्शन 6 में निकालना सीखा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो टेबल बनाएंगे। उसके बाद आपको लगेगा अच्छा, ओहो, इसीलिए सर रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा रहे थे, अच्छा अच्छा ये बात है, ओहो, ऐसे। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चैनल पर बने रहिए दोस्तों, चैनल पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और अगर पूरा कोर्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर हमारा ऐप का लिंक भी है, कोर्स का लिंक भी है, ठीक है। क्लास को मोबाइल लैपटॉप पर चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्विटर, इंस्टा, जिस पर भी मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो कनेक्ट हो जाओ। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।